नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चर्चित और शायद उतनी ही विवादास्पद किताब पर बात करने वाले हैं, ओशो रजनीश की संभोग से समाधि की ओर। तो इसका जो मूल विचार है वो ये सवाल उठाता है कि क्या वो शक्ति जिसे दुनिया अक्सर सिर्फ वासना समझती है, क्या वो असल में आत्मज्ञान मतलब समाधि तक जाने का रास्ता हो सकती है? हाँ, ये सवाल ही अपने आप में काफी उत्तेजक है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ओशो कैसे इस शारीरिक अनुभव और आध्यात्मिक जागृति को जोड़ते हैं। जी देखिए, इस किताब का जो केंद्रीय विचार है वो यही है कि ओशो की नज़र में संभोग कोई पाप या कोई रुकावट नहीं है, बल्कि ये प्रकृति की सबसे मौलिक, सबसे गहरी ऊर्जा है। और उनका तर्क ये है कि अगर इसे दबाया ना जाए बल्कि पूरी जागरूकता और ध्यान के साथ जिया जाए तो यही ऊर्जा हमें समाधि तक, मतलब चेतना की ऊंची अवस्था तक ले जा सकती है। तो मतलब शुरुआत इस विचार से है कि ये सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त विस्फोट है। हाँ बिल्कुल। ओशो इसे जीवन की वही मौलिक ऊर्जा मानते हैं जिससे कहते हैं ये पूरा ब्रह्मांड बना है। अच्छा, ये तो काफी बड़ा दावा है। हाँ है। और इसे समझाने के लिए किताब में एक उदाहरण भी है, बिजली का। बिजली का कैसे? जैसे बिजली वो अपने आप में ना अच्छी है ना बुरी है ना। हाँ, उसका उपयोग आप रोशनी के लिए भी कर सकते हैं और विनाश के लिए भी। बिल्कुल। तो वैसे ही ये जो यौन ऊर्जा है, इसका नतीजा क्या होगा ये इस पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, मतलब अनजाने में या पूरी होशमंदी, पूरी सजगता के साथ। यही पर बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। मतलब अगर ये सिर्फ शारीरिक स्तर पर है तो वासना है, लेकिन फिर इसे ऊपर कैसे उठाया जाए? यहीं से वो सफर शुरू होता है जिसकी बात किताब करती है। वासना से प्रेम और फिर प्रेम से ध्यान तक। जब अनुभव सिर्फ शारीरिक है तब वो वासना है, लेकिन जब उसमें गहरा प्रेम जुड़ता है, संवेदनशीलता आती है और सबसे जरूरी चीज ध्यान। ध्यान मतलब मेडिटेशन। पर यहाँ ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि उस अनुभव के हर पल को, जो भी संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं, ऊर्जा का जो प्रवाह है, उसे बिना जज किए पूरी तरह से जीना, साक्षी होकर देखना। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? जैसे किताब में कहा गया है, मान लीजिए कोई संगीत सुन रहा है और उसमें पूरी तरह खो गया है, वो भी तो एक ध्यान की अवस्था है ना। हाँ, बात तो सही है। उसी तरह ओशो कहते हैं कि पूरी जागरूकता और साक्षी भाव के साथ अगर संभोग के क्षण को जिया जाए तो वो भी एक गहरा ध्यान का अनुभव बन सकता है, जहां वो मैं और तुम का भाव मिट जाता है। ये तो उस धारणा से बिल्कुल उल्टा है जहां इस ऊर्जा को दबाने की, कंट्रोल करने की बात होती है। बिल्कुल। और ओशो का ये एक मुख्य तर्क है कि दमन विनाशकारी है। वो मानते हैं कि इसे दबाने से कुंठा पैदा होती है, मन में गांठें पड़ जाती हैं, जीवन के प्रति एक नकारात्मकता आती है। इसलिए उनका जोर दमन पर नहीं, रूपांतरण पर है। ऊर्जा को नष्ट नहीं करना, उसे एक ऊंची दिशा देनी है। हाँ, वो कचरे से खाद बनाने वाली मिसाल भी शायद इसी संदर्भ में है। जी हाँ बिल्कुल। जैसे कचरा हमें बुरा लग सकता है, लेकिन सही प्रक्रिया से वो खाद बन जाता है, उपजाऊ बना देता है मिट्टी को। वैसे ही जिसे हम वासना या निम्न वृत्ति कहते हैं, उसे ध्यान और प्रेम की प्रक्रिया से गुजारकर आध्यात्मिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग इस ऊर्जा का विरोध करते हैं वो अनजाने में खुद को ही रोक रहे हैं। हाँ, स्रोत के अनुसार वो जीवन की एक मौलिक धारा को ही नकार रहे हैं और शायद आत्मज्ञान के एक दरवाजे को बंद कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रकृति का ही एक हिस्सा है। तो फिर सवाल ये है कि समाधि तक पहुंचने का रास्ता क्या है? इस ऊर्जा के जरिए स्रोत क्या कहता है? स्रोत कुछ दिशाएं देता है। पहली तो वही जागरूकता, हर अनुभव में और खासकर इस गहन अनुभव में पूरी तरह मौजूद रहना, साक्षी बने रहना। ठीक है। दूसरा, साथी के साथ सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि एक गहरी आत्मिक एकता महसूस करना, प्रेम का भाव रखना। और तीसरा, इसे सिर्फ एक क्षणिक सुख की तरह नहीं बल्कि एक पवित्र क्रिया, एक ध्यान की प्रक्रिया की तरह देखना, जो चेतना को ऊपर उठा सकती है। इसमें ओशो की कुछ बातें याद आती हैं, जैसे वो कहते हैं सेक्स एक शुरुआत है, अंत नहीं, या शरीर को दबाओ नहीं, समझो। हाँ। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं, ध्यान वही है जहां तुम पूरे हो, मतलब जहां तुम्हारी चेतना बंटी हुई नहीं है, एक है।
तो कुल मिलाकर इस किताब का सार ये है कि भाई यौन ऊर्जा कोई दुश्मन नहीं है। हाँ। अगर इसे सही समझ, प्रेम और ध्यान के साथ जिया जाए तो ये आध्यात्मिक यात्रा में एक बहुत शक्तिशाली सहयोगी बन सकती है। हाँ, ये पारंपरिक सोच पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है और चेतना के विकास का एक अलग रास्ता दिखाती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि चेतना में एक तरह की क्रांति का विचार है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति की इतनी ताकतवर ऊर्जा को दबाने की जो सदियों पुरानी आदत है, उसकी बजाय अगर उसे समझने, स्वीकार करने और रूपांतरित करने का रास्ता अपनाया जाए तो हमारी व्यक्तिगत चेतना के लिए और शायद समाज की समझ के लिए भी इसके कितने गहरे मायने हो सकते हैं, ये सवाल अपने आप में एक खोज है।